कभी सोचा है एक ऐसी ताकत के बारे में जो दिखती तो नहीं पर पूरे के पूरे ब्रह्मांड को एक धागे में पिरोए हुए है? एक ऐसी ताकत जो तारों को आकाशगंगाओं में और ग्रहों को उनके रास्तों पर टिकाए रखती है। चलिए आज इसी शक्ति यानी गुरुत्वाकर्षण के रहस्य से पर्दा उठाते हैं। रात में जब हम आसमान को देखते हैं तो सारे ग्रह इतनी सटीकता से कैसे घूमते रहते हैं? लगता है ना जैसे किसी ने अदृश्य धागों से बांध रखा हो। ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों तक इंसानों को हैरान किया है, और इसी सवाल के जवाब ने विज्ञान की सबसे बड़ी खोजों में से एक को जन्म दिया। तो चलिए शुरू करते हैं इस महान ब्रह्मांडीय रहस्य को सुलझाने का सफर। ये किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है, जिसके सारे सुराग तारों के बीच छिपे थे, और इस कहानी ने हमें विज्ञान की कुछ सबसे गहरी सच्चाइयों तक पहुंचाया। इस कहानी के हीरो कह सकते हैं 4 लोग थे। सबसे पहले आए कोपरनिकस, जिन्होंने एक बहुत ही साहसी आइडिया दिया। उनके बाद आए टाइको ब्राहे, जिन्होंने सालों तक बड़ी मेहनत से आसमान को देखा और एकदम सटीक डेटा इकट्ठा किया। फिर आए केपलर, जिन्होंने उस डेटा में छिपे हुए पैटर्न को ढूंढा। और आखिर में न्यूटन आए, जिन्होंने इन सारे टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी शानदार तस्वीर हमारे सामने रख दी। तो अब बात करते हैं आइजैक न्यूटन की। उन्होंने इन सब लोगों के काम को लिया और उसे एक बहुत ही सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली नियम में बदल दिया। एक ऐसा नियम जो सिर्फ ग्रहों पर ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड पर लागू होता है। और ये रहा वो नियम जिसने सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया। न्यूटन को ये एहसास हुआ कि जिस ताकत की वजह से सेब पेड़ से नीचे गिरता है ना, ठीक वही ताकत चांद को भी धरती के चारों ओर अपनी कक्षा में बनाए रखती है। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये एक यूनिवर्सल लॉ था जो ब्रह्मांड के हर कोने में हर चीज पर काम करता है। अच्छा, तो इस नियम का पहला हिस्सा तो बड़ा सीधा सा है, मतलब जिस चीज का मास यानी द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव भी उतना ही मजबूत होगा। बिल्कुल सिंपल। इसीलिए तो हम इतनी बड़ी धरती की तरफ खींचते हैं, ना कि किसी छोटी सी गेंद की तरफ। अब दूसरा हिस्सा, वो तो और भी इंटरेस्टिंग है। इसमें कहा गया है कि दूरी बढ़ने के साथ गुरुत्वाकर्षण तेजी से कमजोर होता है। और कैसे? इसे ऐसे समझिए, अगर किसी चीज से दूरी 2 गुनी कर दें तो उसका खिंचाव 4 गुना कम हो जाएगा। यही वजह है कि जो तारे हमसे इतने दूर हैं उनका खिंचाव हम पर महसूस ही नहीं होता। अब इस पूरे इक्वेशन को काम करने के लिए एक मैजिक नंबर की जरूरत थी, और वो है G यानी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। इसे पहली बार हेनरी कैवेंडिश ने मापा था, और जानते हैं इसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा छोटी है। इतनी छोटी कि इससे ये साबित हो जाता है कि गुरुत्वाकर्षण असल में प्रकृति की 4 फंडामेंटल फोर्सेस में सबसे कमजोर है। तो चलिए अब इस बड़ी बड़ी ब्रह्मांड की बातों से जरा वापस अपनी धरती पर आते हैं और देखते हैं कि ये यूनिवर्सल लॉ हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे असर डालता है। यहाँ एक छोटी सी पर जरूरी बात जान लेते हैं। फिजिक्स में ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में थोड़ा फर्क है। ग्रेविटेशन तो ब्रह्मांड में किन्हीं भी 2 चीजों के बीच का फोर्स है, लेकिन जब उन 2 चीजों में से एक हमारी पृथ्वी हो तो उसे हम खास तौर पर ग्रेविटी या गुरुत्व कहते हैं। और हमारी धरती की इसी ग्रेविटी का असर है G। ये नाम तो सबने सुना ही होगा। इसकी वैल्यू है लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यही वो एक्सेलरेशन है जिससे कोई भी चीज जमीन की तरफ गिरती है। चलिए अब वापस चलते हैं ग्रहों के उस कॉस्मिक डांस पर। पता है, न्यूटन का नियम इतना कमाल का था कि उसने केपलर की सारी खोजों को पूरी तरह से समझा दिया। मतलब केपलर ने जो देखा था, न्यूटन ने बताया कि वो क्यों हो रहा था। केपलर ने 3 बातें बताई थीं। पहली कि ग्रह गोल नहीं बल्कि अंडे जैसे, मतलब इलिप्टिक ऑर्बिट में घूमते हैं। दूसरी कि उनकी स्पीड बदलती रहती है। और तीसरी कि उनके चक्कर लगाने के टाइम और दूरी में एक मैथमेटिकल कनेक्शन है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम ने इन तीनों बातों का क्यों एक झटके में समझा दिया। ये जो दूसरा नियम है ना, इसका मतलब बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब ये है कि जब कोई ग्रह सूरज के पास आता है तो उसकी रफ्तार बढ़ जाती है, और जब दूर जाता है तो वो धीमा हो जाता है। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि सूरज का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पास आने पर मजबूत और दूर जाने पर कमजोर हो जाता है। तो देखिए, न्यूटन ने हमें ग्रेविटी को समझना सिखाया, और आज के विज्ञान ने हमें इसे पार करना सिखा दिया है। तो अब बात करते हैं कि हम इस ग्रेविटी के बंधन को तोड़कर अंतरिक्ष में कैसे जाते हैं।
किसी सैटेलाइट को धरती के ऑर्बिट में बने रहने के लिए क्या करना पड़ता है? उसे लगातार धरती की तरफ गिरते रहना पड़ता है, लेकिन इतनी तेज स्पीड से कि वो कभी जमीन से टकराए ही नहीं, बस घूमता रहे। और धरती के पास इसके लिए जो स्पीड चाहिए वो है करीब 8 किलोमीटर 1 सेकंड में। तो यहाँ दो तरह की स्पीड हैं और दोनों में फर्क समझना जरूरी है। एक है ऑर्बिटल वेलोसिटी, जो धरती के चारों ओर घुमाती है, ऑर्बिट में रखती है, और दूसरी है एस्केप वेलोसिटी, जो धरती के गुरुत्वाकर्षण से हमेशा के लिए दूर ले जाती है। और धरती के इस खिंचाव से हमेशा के लिए आज़ाद होने के लिए, मतलब डीप स्पेस में जाने के लिए, किसी भी चीज़ को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की ज़बरदस्त रफ्तार पकड़नी पड़ती है। सोचिए, 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर। तो जब भी हम कोई चीज़ लॉन्च करते हैं, उसका भविष्य पूरी तरह से उसकी स्पीड पर टिका होता है। थोड़ी सी भी स्पीड कम हुई तो वो वापस धरती पर आ गिरेगी। बिल्कुल सही स्पीड हुई तो गोल ऑर्बिट में घूमेगी। थोड़ी ज़्यादा हुई तो अंडे जैसे ऑर्बिट में। और अगर एस्केप वेलोसिटी तक पहुंच गई तो फिर वो हमेशा के लिए धरती को अलविदा कह देगी। तो आखिर में एक सवाल। हमने अभी बात की कि गुरुत्वाकर्षण प्रकृति की सबसे कमज़ोर ताकत है। तो फिर यही कमज़ोर ताकत पूरे के पूरे ब्रह्मांड को, बड़ी-बड़ी आकाशगंगाओं को एक साथ कैसे बांधे रखती है ना ये कमाल का पैराडॉक्स? और यही बात गुरुत्वाकर्षण को विज्ञान के सबसे दिलचस्प विषयों में से एक बनाती है।